जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ सौराष्ट्र के द्वारकाधीश टेम्पल यानी कि 4 धामों में से एक धाम आपको कैसे कवर करना है। द्वारकाधीश आपको कैसे पहुँचना है, द्वारकाधीश में हमको होटल एकोमोडेशन कहाँ मिलेंगे, द्वारकाधीश में हमको खाने पीने के क्या बंदोबस्त है, साथ ही साथ द्वारकाधीश को करने के लिए कितने दिन का हमको खर्चा लगेगा, साथ ही साथ आपको द्वारकाधीश यात्रा करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, कौन सा बेस्ट टाइम होता है यहाँ पर आने के लिए, द्वारकाधीश के कौन कौन से लोकल साइट सीइंग है, कितने पॉइंट्स हमको एक्सप्लोर करने हैं। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि इस पूरे द्वारकाधीश टेम्पल को यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्ण वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस द्वारका यात्रा करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका बजट भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को आरंभ करते हैं और आइए मेरे साथ घूमें आप द्वारकाधीश के इस खूबसूरत से मंदिर को। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको द्वारका कैसे पहुंचना है। दोस्तों यदि आप द्वारकापुरी की यात्रा बनाना चाहते हैं तो द्वारकाधीश आने के लिए आपके पास मेजर 2 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का द्वारका रेलवे स्टेशन, जो कि मंदिर प्रांगण से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये आपका रेलवे स्टेशन पड़ेगा। तो आप द्वारका आ जाइए। द्वारका से आप स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको ऑटो टैक्सी मिलेगा। ऑटो टैक्सी के द्वारा आप डायरेक्टली मंदिर के आसपास कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन था दोस्तों पहला ऑप्शन कि यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन हो सकता है कि द्वारका तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेनें देखने को ना मिले ज़्यादा, क्योंकि द्वारका एक छोटा स्टेशन होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा प्रमुख ट्रेनों का परिचालन नहीं है। तो आप कनेक्टिंग ट्रेन ले सकते हैं, यानी कि राजकोट से ले लीजिए। और यदि आपको राजकोट से भी वेल कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो फिर आप अहमदाबाद ले लीजिए और अहमदाबाद से दूसरी ट्रेन पकड़ के आप द्वारका पहुंच सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से आपको द्वारका के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला ऑप्शन। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि आप राजकोट आ जाइए। राजकोट से आपको बाई रोड यात्रा तय करके लगभग 250 किलोमीटर की आपकी पड़ जाती है द्वारका की डिस्टेंस। राजकोट से आप द्वारकाधीश पहुंच सकते हैं, जो कि आपका लगभग 250 किलोमीटर की बाई रोड जर्नी पड़ेगी। तो आपके पास ये दूसरा ऑप्शन था। लेकिन हो सकता है कि फ्लाइट भी आपको डायरेक्ट राजकोट तक ले ना मिले, तो आपके पास ऑप्शन आता है अहमदाबाद का, जो कि अहमदाबाद से आपकी जो द्वारकाधीश की दूरी पड़ती है वो लगभग आपकी 400 से 450 किलोमीटर की पड़ती है। तो वो भी आप अपना विकल्प ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि हम द्वारकाधीश पहुंच चुके हैं। अब हमको द्वारकाधीश में कहाँ स्टे बनाना चाहिए, होटल के क्या चार्जेस हो सकते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे भी आपके होटल एकोमोडेशन के 2 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका प्राइवेट होटल्स। दोस्तों द्वारकाधीश टेम्पल से आधा किलोमीटर के रेडियस में ढेर सारे यहाँ पे आपको प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट दोस्तों 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए का कॉस्ट होता है। तो आप यहाँ अपना प्राइवेट होटल ले सकते हैं और आप अपना स्टे बना सकते हैं। एक चीजों का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका होटल कॉस्ट है ये आपका ऑफ सीजन का है। अगर आप सीजन में आते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि सीजन में काफी ज्यादा में यहाँ पे रश होता है। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है आपका धर्मशाला का, जो कि आपका बजट ऑप्शन होता है। दोस्तों द्वारकाधीश में आपको ढेर सारे आपको धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी। धर्मशाला का जो दोस्तों चार्ज होता है वो आपका 600, 700, 800 रुपए होते हैं पर नाइट का। तो आप वहाँ आराम से अपना स्टे बना सकते हैं यदि आप बजट ऑप्शन चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको लाइन में लगना है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको द्वारकाधीश के दर्शन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को हमको फॉलो करना है और हमारे दर्शन में कितना समय लग जाएगा उसकी भी हम जिक्र करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका द्वारकाधीश जी का टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल दर्शन करने के लिए दोस्तों आपको किसी भी तरीके की मोबाइल कैमरा ये सब अंदर मंदिर कैंपस में ले जाना अलाउ नहीं है। तो आप द्वारकाधीश दर्शन करने से पहले इन सब चीज़ों को लॉकर में रख सकते हैं। वहाँ पे निःशुल्क लॉकर बनाया गया है, तो लॉकर पे आप रख दीजिए और अपना दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। द्वारकाधीश टेम्पल दर्शन करने के लिए आप जब जाएंगे तो आपको ज़्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिलेगी यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं। वही अगर आप सीजन के समय पे जाते हैं, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, होली के समय हो गया, या रामनवमी का टाइम हो गया, या फिर क्रिसमस का टाइम हो गया, तो इन सब जो फेस्टिवल होते हैं सीजन वाले, तो इन सब में आपको दर्शन करने के लिए 2 से 2.5 घंटे भी दर्शन लाइन में लग जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप ऑफ सीजन में जाइए। ऑफ सीजन में जाएंगे तो दोस्तों आपका महज 25 से 30 मिनट में आपका दर्शन हो जाएगा। मैं गया हुआ था ऑफ सीजन यानी कि अक्टूबर माह में, तो मेरा दर्शन दोस्तों
मात्र 20 से 25 मिनट में हो गया। ये निर्भर करता है कि आप किस पर्व में जाते हैं। तो इनके दर्शन कीजिए, जय द्वारकाधीश कहते हुए आप हमारे हरिनारायण यानी कि द्वारकाधीश जी के दर्शन कीजिए और मत्थे टेक के मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। मंदिर प्रांगण से दोस्तों आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक बलराम जी का टेम्पल है, राधा जी का टेम्पल है और विट्ठल रुक्मणी जी का टेम्पल है। तो इन सब जी के भी दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए और अब हमको द्वारकाधीश के कौन कौन से साइट सीइंग पे चलना है उसकी भी हम आपसे जिक्र करते हैं। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा उस पार। देख सकते हैं उधर पीछे अगर आप देखते हैं तो ये आपका सुदामा ब्रिज है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए इसको टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है। तो सुदामा ब्रिज उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 5 पांडवों का कुंड मिलेगा, जो कि मीठे पानी का कुंड होता है, और वहाँ पे बीच भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आप जाके कर सकते हैं, जिसमें से आपको आधे से 1 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से आप पहले फेरी के द्वारा जाएंगे। यहाँ पे बोट वाले होते हैं, बोट वाले आपका 100 रुपये चार्ज लेते हैं आने और जाने का। डिस्टेंस बहुत कम है लेकिन इनका फेयर बहुत ज़्यादा है। बट एनीवे आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके ये सब चीज़ें दर्शन करके वापस आ सकते हैं, और फिर वापस आने के बाद द्वारका की जो लोकल साइट सीइंग है उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ वहाँ पर और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे 5 पांडवों के कुंड में क्या क्या चीज़ें हैं। मीठे पानी का कुंड है और बीचे हैं, तो बीच में भी पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग बैठ चुके हैं फेरी पे और फेरी से अब जा रहे हैं हम लोग उस पार, और वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं, मंदिर में चलते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कितना टाइम लगेगा वो भी देखते हैं, और उसके बाद फिर आने के बाद हम यहाँ की लोकल टूर करेंगे। तो बहुत अच्छा सा यहाँ का बीच है। दोस्तों द्वारकाधीश पे जैसे हम बोट से इधर आए तो यहाँ पे आने के बाद ये आपको यहाँ पे पहले मिलेगा स्वामी नारायण जी का मंदिर यानी कि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और यहाँ पे आप दर्शन कीजिए लक्ष्मी नारायण जी के। इसी के ठीक बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दुर्वासा ऋषि जी की यहाँ पे स्टैचू देखने को मिलेगी, तो इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको 5 पांडवों के कुंड देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी मैं इस जो कैंपस है, इस कैंपस के बाहर 5 पांडवों के कुंड है वहाँ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे कुंड जो 5 पांडव थे उनके कैसे कैसे हैं, और उसके अंदर का जो जल होता है उसको मीठे पानी का कुंड कहा जाता है। चलिए आइए दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप द्वारकाधीश टेम्पल दर्शन करने के पश्चात जैसे कि आप आएंगे बोट से यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको पांडवों के कुंड मिलते हैं, तो जिसमें से एक ये है। यहाँ पे आप जैसे अगर आपके पास गरारी और बाल्टी हो तो आप निकाल कर जल का स्वाद ले सकते हैं कि क्या स्वाद है इसमें। एक्चुअल में इसका जो जल होता है वो बोलते हैं मीठा पानी का है। तो एक ये है, दूसरा आपका यहाँ, तीसरा आपका वहाँ, चौथा और ये 5वां। टोटल इस तरीके से यहाँ पे 5 कुंड बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आइए दर्शन कीजिए। साथ ही साथ इसके बगल में मैंने कि बताया कि स्वामी नारायण जी का मंदिर है, तो यहाँ भी दर्शन कीजिए। और ये करने के पश्चात अभी हम थोड़ी सी दूर पे, यहाँ से 300 मीटर पे दूर पे है हमारा यहाँ पे बीच पड़ेगा। तो चलिए हम आके अब आपको बीच पर भी लेके चलते हैं और वहाँ की भी कुछ हम क्लिप्स दिखाते हैं। दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पे द्वारकाधीश के बीच पे, जो कि बहुत खूबसूरत सा ये बीच है। और यहाँ पे आप कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही शानदार यहाँ की इसकी समुद्र की लहरें का आपको ध्वनि इतना अच्छा लगेगा। एक्चुअली यहाँ पे एक भी टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहे होंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक्चुअली स्नान करना मना है, और आपको पीछे वहाँ पे कॉशन बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ पे स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो डीप है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि अरब सागर की सारी वेव्स बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे लोग स्नान नहीं करते। बट एनीवे आप आकर यहाँ कुछ समय रहकर आप जा सकते हैं वापस। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो वो आपका जो मंदिर का गुंबद दिख रहा है वो हमारे द्वारकाधीश जी का टेम्पल है। और अभी हम लोग सामने से लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करके यहाँ पहुँचे हैं। कुछ समय रहिए और इसके बाद आप लोकल साइट सीइंग की तरफ प्रस्थान कीजिए, जो कि हमारे द्वारका के इर्द गिर्द में होंगे। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से द्वारका से निकलने के बाद आपको पहले स्पॉट पर, जो कि है आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। चलिए आइए मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। द्वारकाधीश का अगला साइट सीइंग आता है जो हमारे सामने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यानी कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अभी मोबाइल कैमरा अंदर वर्जित है तो मैं आपको अंदर का तो दृश्य नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आइए। यहाँ पे अभी अंदर जाकर मैं ज्योतिर्लिंग जाकर मैं भोलेनाथ के दर्शन करके मंदिर से बाहर आके मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि आपका 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी इसको माना जाता है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में से मेन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहना चाहिए वो आपका औंधा नागानाथ पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी आपका 12 ज्योतिर्लिंग में कंसिडर करते हैं, और कुछ लोग आपके औंधा नागानाथ को भी कंसिडर करते हैं। तो अभी फिलहाल हम द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे यहाँ पहुंचे। द्वारका से अगर आप नागेश्वर आने की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन मिलते हैं शेयरिंग टैक्सी के, और आप ऑटो भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट कार चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ऑटो वाला दोस्तों आपका लगभग 500 रुपये लेता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कराने का। तो आप यहाँ आइए, यहाँ दर्शन कीजिए और वापस आप अपने द्वारका जा सकते हैं। वही शेयरिंग टैक्सी में आएंगे तो शेयरिंग वाला दोस्तों आपका 40 से 50 रुपये पर हेड लेगा और आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग लाकर वापस द्वारका में ड्रॉप कर देगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आइए, इस खूबसूरत से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि महादेव का ये मंदिर में आप दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। इस मंदिर प्रांगण में दोस्तों आप मोबाइल कैमरा ले जा सकते हैं, लेकिन यूज करना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर ऑफ सीजन में आते हैं तो ऑफ सीजन में आपका महज 10 मिनट में दर्शन हो जाएगा। अदरवाइज यदि आप सीजन में आते हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे का भी सामना करना पड़ जाएगा। तो यहाँ आइए, यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव कहते हुए आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों द्वारकाधीश से आपका लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो यहाँ भी आइए, इनके दर्शन कीजिए और आप चल पड़िए आप अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि है आपका बेट द्वारका। आप चले पड़िए बेट द्वारका के लिए। दोस्तों बेट द्वारका जाने के लिए आपको द्वारकाधीश से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपका पड़ेगा बेट द्वारका। बेट द्वारका दोस्तों वो स्थान है जहां पे कृष्ण जी की वहां पे टेंपल बनाई गई है। और उस बेट द्वारका जाने के लिए दोस्तों आपको समुद्र से बोट के द्वारा जाना पड़ेगा और आप जाके वहां दर्शन करेंगे। बेट द्वारका में दोस्तों आपको एक समय पूरा लग जाएगा, यानी कि एक पहर लग जाएगा। यदि आप सुबह जाते हैं तो दोपहर को फ्री होंगे, और यदि आप सेकंड हाफ में जाते हैं तो आपको शाम को फ्री होकर वापस द्वारकाधीश आप पहुंचेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आप उनके भी दर्शन कीजिए, और भी यहाँ पे दर्शनीय कुछ लोकल पॉइंट्स हैं द्वारकाधीश में, उनको भी कवर कीजिए। और ये सारी चीजें कवर करने के पश्चात आप अपनी अपनी रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे और भी हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं कि हमको द्वारकाधीश में क्या क्या चीजें करनी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि द्वारकाधीश टेंपल दर्शन करने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अगर द्वारकाधीश टेंपल और बेट द्वारका जाते हैं और यहाँ के लोकल साइट सीइंग करते हैं, तब आपके लिए एक नाइट आपके लिए पर्याप्त है द्वारकाधीश घूमने के लिए। क्योंकि बेट द्वारका में अगर आप जाते हैं तो आपको एक समय लग जाता है। तो बेहतर ये है कि आप 1 नाइट 2 डेज का ट्रिप बनाइए, जिसमें से क्या होगा कि आप पहले दिन द्वारकाधीश के टेंपल और लोकल साइट सीइंग कीजिए, अगले दिन आप बेट द्वारका पर रखिए और शाम को वापसी आके आप अपनी अपनी रवानगी ले सकते हैं। एक चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इस पूरी यात्रा में ये कृष्ण जी का स्थान है, यानी कि जो भी कृष्ण जी की टेंपल्स होती है वो दोपहर 12-1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक क्लोज होती है। तो चाहे वो आपका बेट द्वारका हो, चाहे आपका द्वारकाधीश जी का मेन मंदिर हो, ये दोनों मंदिर 12 से लेके 4-5 बजे तक बंद होते हैं। तो इस बीच में आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपको सुबह से लेकर 12 बजे तक का टाइम मिलेगा, और सेकंड हाफ में आपको आफ्टर 5 PM आपको समय मिलेगा दर्शन करने के लिए। इसलिए आपका जो दोपहर वाला टाइम पीरियड होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप 1 नाइट 2 डेज का ट्रिप बनाइए, अपनी सारी यात्रा को कंप्लीट करके आप दूसरे दिन शाम के वक्त में अपनी अपनी वापसी ले सकते हैं, चाहे अहमदाबाद से आए, चाहे आप देश के किसी भी राज्य से आए हों। तो ये आपका 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग करने के लिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि द्वारकाधीश यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप द्वारकाधीश टेंपल दर्शन करने आ रहे हैं और यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं और आप 1 नाइट 2 डेज का ट्रिप बनाते हैं, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपका एक व्यक्ति का लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, और आप पूरे द्वारकाधीश टेंपल को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे और अपनी अपनी रवानगी ले सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों, यदि एक कपल आते हैं तो कपल का कॉस्ट दोस्तों आपका 7 से 8 हज़ार रुपये लगेगा, और आप द्वारकाधीश को आराम से अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल होटल एकोमोडेशन, घूमने फिरने के खर्चे और आपके खाने पीने के खर्चे जो भी लगेंगे, इसकी मैं कॉस्ट की बात किया हूँ। तो वही अगर आप पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक नंबर मिल रहा है, और पॉपअप में भी आपको एक नंबर मिल रहा है। यहाँ जाकर आप कॉल कीजिए, जो भी आपको इंक्वायरी लेनी है, सोमनाथ, द्वारका या फिर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहाँ कहीं भी जाना हो, आप इंक्वायरी लेकर आप अपने पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका एक द्वारकाधीश का एक संपूर्ण यात्रा का विवरण। इसके बाद भी आपको दोस्तों मन में कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगल।